क्लास ट्वेल्थ में हमने कविता के बहाने और बात सीधी थी, ये दोनों टॉपिक जो कुंवर नारायण ने लिखा है उसको पढ़ लिए हैं। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं इस पाठ का। और ये क्रीमी टर्म काव्य का आखिरी प्रकरण है आपका। गद्य में आपने 2 प्रकरण पढ़े हैं, वही दोनों प्रकरण आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कविता के बहाने से पूछा है। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। लेखक बच्चों और कविता के लिए बोला है ना कि इस घर उस घर सब घर एक कर देने का माने क्या होता है। तो लेखक ये बताना चाहता है कि यहाँ सब घर एक कर देने का मतलब है कि आपसी भेदभाव और अलगाव को समाप्त करके सब में अपनत्व की अनुभूति करना। जिस तरह बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए आपसी भेदभाव को भूल करके समान रूप से आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी तरह जब कवि अपनी रचना करता है तो वह समाज के भेदभाव को भूलकर सबको समान रूप से सबके लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से सीधा संबंध है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है, उसी तरह कवि भी कविता में अपने शब्दों के द्वारा कल्पना की उड़ान भरता है। जिस तरह फूल खिलता है लेकिन वह क्षण भंगुर होता है, खिल के अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरता है, उसी तरह कवि अपने कविता के द्वारा प्रसन्नता की खिलखिलाहट को, प्रसन्नता को, आनंद को चारों तरफ बांटता है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता से अटूट संबंध है। प्रश्न नंबर 3 कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता की तुलना कवि ने चिड़िया से की है, फूलों से की है और अंत में कवि ने बच्चों से की है, लेकिन कविता की तुलना बच्चों की समानांतर रखी है। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार जो बच्चे होते हैं वो आनंद के लिए खेलते हैं, उनका पूरा जीवन क्रीड़ा में डूबा हुआ होता है, वो अपने पराये को भूल जाते हैं, उनका हृदय बड़ा होता है, वो संसार में उनको देख करके सबको आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह कवि जब अपनी कविता लिखता है तो समाज के भेदभाव को त्याग करके सबके आनंद के लिए समान रूप से साहित्य की रचना करता है। अगला दिया है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो कवि ने जब फूल से तुलना की है कविता की, तो वो लिखा है ना कि फूल जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, उसकी खुशबू तब तक है जब तक वो मुरझाता नहीं है। एक समय सीमा होती है उसकी, उस अवधि के पश्चात फूल मुरझा जाता है और वह उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता एक ऐसा फूल है जो एक बार कवि अपने शब्दों से पन्नों पे उकेर देता है तो वह आजीवन अपनी सुगंध रूपी आनंद लोगों को लुटाती रहती है। इसलिए जो कविता रूपी फूल है वो कभी मुरझाता नहीं है और हमेशा आनंद देते रहता है। 5वां प्रश्न है आपका, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है कि भाषा को सरलता और सादगी के साथ प्रयुक्त करना, उचित शब्द के साथ उचित कथन को जोड़ना, जिससे लोगों को बात सीधी सरल रूप से समझ में आ जाए और लोगों तक वो बात आसानी से पहुँचे। लास्ट है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो बोल रहा है कि भाषा कुछ, कभी मैंने बताया था ना, जैसे कवि सम्मेलन होता है, जो अपनी विद्वता दिखाना चाहता है या कहीं बात करने में जो अपनी विद्वता को प्रमाणित करना चाहता है, वो मूल बात से हट के अपने शब्दों में नए नए भाषा के प्रयोग दिखाता रहता है, जिससे क्या होता है, शब्द तो उसके अनूठे बन जाते हैं लेकिन मूल अर्थ कहीं खो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि भाषा और बात का आपस में घनिष्ठ संबंध है, सही भाषा के प्रयोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि सही शब्द के साथ सही भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा का मूल अर्थ पीछे छूट जाएगा। जैसे एक कवि भूषण है जिनकी रचनाएं सिर्फ इसलिए काव्य पाठ्य पुस्तक में नहीं लगाई जाती है क्योंकि वो एक अच्छे कवि थे, लेकिन उन्होंने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए अपने कविताओं में कुछ ज़्यादा ही उच्च श्रेणी के शब्दों का प्रयोग किए, जिससे उनकी कविताएं उचित अर्थ नहीं देती हैं और शब्दों के चमत्कार अपने आप में ही अस्तित्व को खो देते हैं। ये रहा आपका कविता के बहाने पाठ का प्रश्न उत्तर, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है
स्टोरी जो आपकी बितान भाग 2 है, उसमें 2 चैप्टर आपका आएगा। आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा और पूरे दोनों पार्ट की समरी, महत्वपूर्ण पात्र उसमें क्या है, उस पात्र की भूमिका क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं, उसका सारांश कल अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे।